अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, 3 दिन हो चुके हैं, फैसला आया हुआ है अलकादिर ट्रस्ट केस का, लेकिन इसके ऊपर तूफान अभी तक थम नहीं रहा। और अब नई से नई स्टोरीज, नई से नई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की इंकशाफात, ये सब चीजें अब जो सामने आ रही हैं, उसके बाद तो अलकादिर ट्रस्ट केस का ये फैसला बज़ाहिर बिल्कुल इसका डब्बा गोल होने लगा है और इसके परखचे उड़ने जा रहे हैं अपील के अंदर, क्योंकि जो जो चीजें अब सामने आ चुकी हैं उसके बाद तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं है, केस सिरे से वजूद ही नहीं रखता जिस तरीके से ये केस बनाया गया और जैसे कि इसमें फैसला भी सुनाया गया है। तो ये सब क्या है, इसके ऊपर नई क्या बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है, मुल्क कौम के लिए भी आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है जिसके बारे में सबको इंतजार है। वी होप कि वो एक अच्छी खबर के तौर पर सामने आ सके। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो एक तय कर लिया है फॉर्मूला, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो काफी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं कि तूफान जो है वो थम नहीं रहा। अलकादिर ट्रस्ट केस का जब से फैसला आया है, इस केस के ऊपर मजीद बात हो रही है, मजीद इसकी परतें खुल रही हैं और हर कोई इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि इसमें गलत क्या हुआ है। पीटीआई जाहिर है अपने तौर पर डिग आउट कर रही है कि इसको कैसे कमजोर फैसला और गलत फैसला साबित करें, और दूसरी तरफ हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है कि किस तरह इसको बिल्कुल दुरुस्त फैसला साबित करें और ये साबित करें कि इमरान खान साहब चोर हैं और उन्होंने कोई डाका मारा है या कोई अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो दोनों तरफ से ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स बीच में आ जाते हैं तो फिर वहां पर आपको देखना पड़ता है कि फैक्ट्स क्या हैं और हकाइक क्या हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी जो है, आज तो वैसे ये स्टोरी अहमद दुनानी साहब ने ब्रेक की है, लेकिन वैसे इसकी मुख्तलिफ जुजियात मुख्तलिफ सहाफ़ी काफी अरसे से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो जो कलेक्टिव एक स्टोरी बनी है उन तमाम चीजों को जोड़ के उसने अगर देखा जाए तो अलकादिर ट्रस्ट केस के बिल्कुल परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। अहमद नूरानी साहब ने जो स्टोरी आज की है, उन्होंने बरतानवी अदालत का फैसला, इसके डॉक्यूमेंट्स भी सामने लेकर आते हुए इसको एक्सप्लेन किया है। एनसीए का जो एग्रीमेंट हुआ है मलिक रियाज साहब के साथ, तो उसकी जुजियात भी कुछ सामने आ सकी हैं, और उसके बाद जो ये फैसला लिखा है उसमें इन दोनों चीजों को किस तरह से यूज किया गया है, ये सब चीजें मतीउल्लाह जान साहब जो है वो अपने व्लॉग में करके बता चुके हैं। तो ये सारी चीजों को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो इससे जो पता चल रहा है वो ये स्टोरी समझ में आ रही है कि जो हसन नवाज साहब की प्रॉपर्टी थी, मलिक रियाज साहब ने 9 अरब की प्रॉपर्टी ज्यादा पैसों में चूंकि खरीदी, तो इसके ऊपर एनसीए के कान खड़े हुए, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। पता ये चला कि जी इन दोनों ने ये आपस में जो है वो लेन देन किया है। अब इसके अंदर फर्दर क्या उन्होंने इससे डिग आउट किया, जाहिर है वो तमाम तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वक्ती तौर पर ये रकम फ्रीज की हुई थी, उसके बाद उन्होंने मलिक रियाज साहब के जो साहबजादे हैं उनके साथ मजीद निगोसिएशंस की, और उसके बाद उन्होंने एनसीए ने, जो वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनकी तरफ से ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों पार्टीज के दरमियान, जिसके तहत इन्होंने ये तय पाया कि मलिक रियाज साहब के ये जो पैसे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे, जहां पर मलिक रियाज साहब को ऑलरेडी एक जजमेंट के तहत कुछ जुर्माना जो था वो अदा करना था। तो ये एनसीए के ही एग्रीमेंट के साथ मलिक रियाज साहब की एग्रीमेंट हो चुका था, और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी जाहिर है एक कॉन्सेंट चाहिए था कि वो इस मामले के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहती कि नहीं जी ये पैसे तो हम रखेंगे, जो कि किसी तरह उनके साबित अभी तक तो नहीं हो रहे थे, तो उस सूरत में इनको फिर केस करना पड़ता और ये साबित करना पड़ता हुकूमत पाकिस्तान को कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। लेकिन चूंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से ये सोचा गया कि इसके ऊपर बहुत सारे पैसे भी लगेंगे हुकूमत पाकिस्तान के केस करने में, और केस हारने का भी खदशा रहेगा। तो अगर ऐसी कोई एग्रीमेंट हो रही है मलिक रियाज और एनसीए की, तो उसके दरमियान में कोई रुकावट डाले बगैर हम यूं करते हैं कि इस पैसे को पाकिस्तान आने देते हैं। इन एनी केस पैसा आ तो पाकिस्तान में ही रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हो या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में। तो इस लिहाज से उन्होंने ये फैसला किया कि केस लड़ने में मजीद जाहिर है पैसे भी लगेंगे, तो इस तरह से इस जो एग्रीमेंट इनका है इसको मंजूरी दे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और कोई क्लेम इसके ऊपर नहीं करते। और इसी के तहत जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने
اس میں وہاں پر حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پر اس سیٹلمنٹ میں اپنا جو ایک کردار تھا وہ ادا کیا. بعد میں برطانیہ کی جو عدالت ہے اس نے اس سارے معاملے میں اسی طرح اس کو کلیئر بھی کیا اور فیصلے میں تحریر بھی کر دیا کہ NCA کے ساتھ ملک ریاض صاحب کی یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اب یہ جو ساری کہانی ہے اس کو اب جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جج صاحب نے جو برطانوی عدالت کا فیصلہ یا جو NCA کے اگریمنٹ کے تحت ہوا تھا اس ساری صورتحال میں جو برطانوی عدالت کے فیصلے کے کچھ حصے ہیں وہ تو ایز اٹ از کاپی پیسٹ کیے گئے ہیں جج صاحب کی طرف سے جنہوں نے ابھی یہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا ہے. اور شروع کا جو حصہ ہے جس میں وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان کے پاس یہ پیسے جانے ہیں تو وہاں تک تو انہوں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہے. لیکن آگے جہاں پر برطانوی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اب ایگریمنٹ کے تحت پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں وہ والا انہوں نے حصہ جو ہے وہ نہیں اس میں شامل کیا جس کے تحت انہوں نے عمران خان صاحب پہ یہ کیس بنایا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھا جس کو عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور کیبنٹ کو بھی ساتھ ملا کر اور دھوکے میں بھی کچھ کو رکھتے ہوئے یہ جو پیسہ تھا یہ ایک طرح سے ملک ریاض صاحب کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اس فیسیلیٹیشن کو انہوں نے فری میں نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے ملک ریاض نے ان کو خوش ہو کر انعام کے طور پر ایک زمین دی اور یہ جو زمین تھی یہ وہی زمین ہے جس کے اوپر آج کل القادر یونیورسٹی تعمیر کی گئی ہے. تو یہ سارا انہوں نے بیسیکلی اس کو کیس بنا دیا جبکہ یہ جو القادر یونیورسٹی کی زمین ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین تو اس پورے معاملے سے یہ جو لین دین ہوا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا اس سے پہلے ہی ملک ریاض صاحب ان کو ڈونیٹ کر چکے تھے القادر یونیورسٹی کے لیے اور وہ یونیورسٹی ایک ٹرسٹ کے تحت بنی اور اس ٹرسٹ کو جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں اگرچہ وہ اس کے بینیفیشل اونر نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے یونیورسٹی کو تعمیر بھی کیا اور اس کے بعد پھر اس کے اندر بچوں کی پڑھائی بھی شروع ہو گئی تو وہ جو ایک کمٹمنٹ تھی ان کی وہ انہوں نے پوری کر دی. اب جج صاحب نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے اس کے بعد اب جو سٹوریز سامنے آ رہی ہیں پوری ورڈکٹ جو لے کر آئے ہیں مختلف صحافی نکال کر کے تو اس کے بعد یہ سٹوری سمجھنا مشکل نہیں رہتی کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس میں کہیں پہ ایک تو یہ کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوتی یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا خزانے کا تھا ملکی خزانے کو تو کوئی نقصان اس لیے اس سے نہیں پہنچا اور جہاں تک اس کے واپس لانے کے حوالے سے بات تھی تو اس میں ایک ضرور کردار ادا کیا گیا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ سمجھنا تھا کہ اگر کیس کریں گے تو اس میں پھر مزید پیسے لگیں گے تو پیسہ تو انہی کیس پاکستان میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو یہ ساری کہانی تھی. لیکن اب جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر شاید اسی طرح کی کچھ مددیں ہیں وسائل بھی اور اس طریقے سے پھر چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں. ابھی 2 دن نہیں ہوا فیصلہ آئے ہوئے لیکن اس میں کافی کچھ اوپنلی سامنے آ چکا ہے جس سے بظاہر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ تو خیر ادروائز بھی بالکل ہی انوسنٹ ثابت ہوتے ہیں اور بظاہر نہیں لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی بے ضابطگی یا قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر یہ ٹرسٹ ڈونیشن جو لی گئی تھی بنایا گیا تھا اور اس کے تحت یونیورسٹی نہ بنائی جاتی اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ وہ پیسے خود رکھ لیتے تو تب بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ جی انہوں نے تو ڈونیشن کے لیے ڈونیٹ کی تھی یہ زمین ایک فلاحی کام کے لیے لیکن اس کو عمران خان صاحب اپنے پرسنل یوز میں لے آئے تو پھر ایک کیس ضرور بنتا تھا کہ اس صورت میں عمران خان صاحب جو تھے وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے لیکن جس مقصد کے لیے وہ زمین آئی تھی اس کے اوپر اگر وہی یونیورسٹی تعمیر کی گئی ہے تو پھر یہ بھی کس طرح سے ان کا مس یوز آف اتھارٹی بنتا ہے تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی. بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی والے خوب اپنا نیریٹو جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ پھر بھی حالانکہ ان کے پاس ابھی کوئی ٹھوس شواہد یا جواز تو موجود نہیں ہے لیکن شور وہ ڈالی جا رہے ہیں چور ہے ڈاکو ہے لیکن ان کا شور مسئلے کی بات یہ ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ پریس کانفرنسز کا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے پریس کانفرنس آج کل ان کی دیکھتا کون ہے ٹی وی تو ویسے ہی لوگوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری کہانی ہے اس کے بعد اب حکومت کے لیے مزید سبکی کا سامنا ہوگا جب یہ ہائی کورٹ میں فیصلہ جائے گا. بھلے آپ کوئی بھی جج بٹھا دے جب کھلی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ عامر فاروق صاحب جو کہ بظاہر اس پورے سسٹم میں کس قدر امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ اسی سسٹم کے اوپننگ بیٹسمین ہیں لیکن سائفر کیس بھی جب ان کی عدالت میں لگا تھا تو ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے اور ان 2 ججوں نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت بری کیا تھا ان دونوں کیسز میں. اس کیس میں تو وجہ کیا تھی کہ جب آپ کے پاس حقائق نہ ہوں تو پھر جب کھلی عدالت میں آپ کیس سنتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دینا. تو اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب اس وقت حکومت کے لیے
मजीद सुबकी हुई है, मजीद इनकी आप बेइज्जती कह लें कि हुई है कि इन्होंने एक गलत सजा जो है वो सुनवाई है। बहरहाल इसके ऊपर जाहिर है अभी बातचीत आगे चलती रहेगी, लेकिन एक अच्छी खबर जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है वो ये कि समी वजीर, इनके वो कारकुन जो कि मिलिट्री तहवील में रहे और जब वो वापस अब मिले हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, उनकी याददाश्त का भी मसला था और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, दबाव का नतीजा लग रहा था कि उनका जो जहनी तवाज़ुन था वो दुरुस्त महसूस नहीं होता था, पहचान नहीं पाते थे, चीखने लगते थे और उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहरहाल उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, केपी हुकूमत ने सिलसिले में काफ़ी उनके लिए अच्छे अरेंजमेंट्स भी किए, जिसके बाद अब वो रूबाए सेहत हो चुके हैं और फाइनली उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और अब वो अपने घर बन्नू आ गए हैं जहां पर इनका इस्तकबाल हुआ। और ये इनकी जो स्टोरी थी ये बड़ी तकलीफ दे थी, क्योंकि ये जो इन्होंने इस वक्त उसमें सारा मिलिट्री कस्टडी में मुबैना तौर पर झेला है वो बहुत तकलीफ दे है। और जिस तरह के वो अल्फाज गुनूदगी में दोहराते थे या जो अपनी एक सेंसेस में जब वो नहीं होते थे तो जो चीज़ें वो डिस्क्राइब करते थे कि मुझे लटकाया गया है, मेरे ऊपर मक्खियाँ छोड़ दी गई हैं, मुझे काट रही हैं और इस तरह के वो अल्फाज बोलते थे, तो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जो उनका सब कॉन्शियस है उसमें ये तमाम चीज़ें इस तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं कि वो उस कैफियत से अभी तक निकल नहीं पा रहे जहनी तौर पर। तो इस तरह की उनकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी। बहरहाल अच्छी खबर ये कि अब फाइनली वो ठीक ठाक हो गए हैं और अब वो बन्नू अपने घर आ गए हैं। आज एक और खबर है, उसके ऊपर तमाम पाकिस्तानियों की नज़र है और वो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई से मुतल्लिक। इस सिलसिले में भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिशें जारी थी, अदालत में भी इसको चलाया जा रहा था केस को। और इसके बाद अब जब वहां से अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्काई न्यूज ने ये क्लेम किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा ने एक रहम की अपील जो है, माफी की अपील जो है वो अमरीकी सदर के रूबरू पेश की थी, यानी ज़ाहिर जाते हुए सदर के रूबरू। और जो बाइडन साहब जो है इन्होंने कुछ लोगों को माफ भी कर दिया है, कुछ की सजाएं खत्म की हैं, कुछ की सजाओं में थोड़ी बहुत कमी भी की है, तो जाते जाते वो ये कुछ काम करके गए हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मामला है उसके ऊपर अभी फैसला महफूज है, अभी आना है। और जो उनकी बहन है फौजिया सिद्दीकी साहिबा, वो अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं। वो काफ़ी उम्मीद कर रही हैं इस बात की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी रिहाई मिल जाए और उनको भी माफ़ी तलाफ़ी करके वहां से निकाल लिया जाए उस जेल से। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में होपफुल है और उन्होंने कौम से दुआओं की अपील भी की है कि ये फैसला बिलाखिर उनके हक में आ जाए। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। लेकिन जाहिर है अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई होती है, उनकी वतन वापसी होती है, तो ये एक खुशाइन बात होगी, क्योंकि इस मामले के ऊपर कौम एक जज्बाती वाबस्तगी रखती है कि उनको लगता है कि कौम की एक बेटी जो है वो वहां पर सफ़र कर रही है और उनके साथ दौरान क़ैद बहुत ही खौफनाक किस्म का सलूक होता रहा है। तो बहुत उन्होंने मुश्किलें और अजियतें भी झेली हैं। उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हो दहशतगर्दों की मुआवनत के या जो कुछ भी सिलसिला, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो उनके साथ एक पूरा ट्रीटमेंट रहा है वो जाहिर है उसकी वजह से जो कौम है वो काफ़ी उनके लिए एक हमदर्दी का जज्बा रखती है। तो आज ये खबर आएगी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज इस सिलसिले में सबकी नज़रें जो है उधर लगी हुई हैं कि शायद जो बाइडन इंतजामिया जाते जाते ये एक अच्छा काम कर जाए। आखिर में जी आपको ये बता देते हैं कि कल के रोज एक स्टोरी जो थी इंपॉर्टेंट थी वैसे, लेकिन मिस हो गई क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज अल-कादिर ट्रस्ट का जो फैसला है उसकी वजह से ही इधर उधर हो गई। ये स्टोरी थी कि जब इमरान खान साहब से मुख्तलिफ वर्कर्स की मुलाकात हुई GHQ गेट हमला के सिलसिले में, तो वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब से इस बात के ऊपर शिकायत भी की और जोर भी दिया कि जो मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी छोड़ गए थे या पार्टी से दूर हो गए या खामोश हो गए या जिनका किरदार किसी भी लिहाज से मशकूक हो गया, उनसे मुतालिक जो है वो फैसला किया जाए। क्योंकि उनको कारकुनों को ये लगता है कि बहुत से जो लीडर्स थे वो दोबारा से वापसी के लिए परतोल रहे हैं या अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी वो तो पार्टी में ही हैं। तो उनका ये कहना है कि जी इसके ऊपर जो है आपकी हिकमत अमली वाज़ेह होनी चाहिए, इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। वैसे तो इसके बारे में जो पहले एक बात PTI की तरफ से की जाती रही है वो ये कि इमरान खान साहब जब रिहा होंगे तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे कि